वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। संभव सीरीज में हम चैप्टर नंबर 22 पर आ चुके हैं और चैप्टर नंबर 22 में जो हमारी बातचीत होने वाली है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक बहुत ही लीथल वॉर जो हमारे सामने आया, उसके बारे में और उसके आसपास के जो इंसिडेंट्स इंडिया से कनेक्टेड हैं उनके बारे में होगी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके आसपास के जो इंसिडेंट्स हैं उसके प्रेमाइस में आज हमारी बातचीत होगी। बट मैं ये चाहता हूं ना कि मैं इसे एक लार्जर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर दूं, ताकि उस कनेक्शन के साथ हम अपने आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी आराम से कवर कर पाएं। तो मैं चाहता हूं कि हम इस टॉपिक को कनेक्ट कर लें अपने क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ इस पूरी क्रोनोलॉजी को कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इस क्रोनोलॉजी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से इसे पढ़ेंगे तो पढ़ना और समझना दोनों आसान हो जाएगा। तो टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक की शुरुआत में आप पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम में जो हमारी आज की बातचीत है वो होगी अध्याय 22 के ऊपर। अध्याय 22, और अध्याय 22 में जो हमारी बातचीत होगी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर टॉपिक का टाइटल है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया है इसके बारे में हमारी बातचीत होगी, लेकिन उसके पहले मैं इसका एक फंडामेंटल बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूं ताकि आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैं इसकी एक आउटलाइन प्रिपेयर कर देता हूं। लेट्स मेक एन आउटलाइन। लेट्स मेक एन आउटलाइन। और यहां पर जब हम ये आउटलाइन पूरी तैयार करते हैं तो हम क्या पाते हैं, ध्यान दीजिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये भारत छोड़ो आंदोलन का है। ये पूरा सिनेरियो भारत छोड़ो आंदोलन का है। और जब ये पूरा सिनेरियो भारत छोड़ो आंदोलन का बनता है तो हम यहां पर क्या पाते हैं। इसके पहले कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, तो हमें उन इंसिडेंट्स को समझना चाहिए। उन इंसिडेंट्स में जो पहला इंसिडेंट हमें यहां पर देखने को मिलता है वो क्या है, वो है त्रिपुरी क्राइसिस। त्रिपुरी क्राइसिस शेप करता है कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग को और उसके पहले होने वाले कई सारे चेंजेस को। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है त्रिपुरी संकट। और जो त्रिपुरी संकट है यहां पर आपको एकदम स्पष्ट रूप से कांग्रेस में गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच का विवाद दिखाई पड़ेगा। त्रिपुरी संकट के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, त्रिपुरी संकट के बाद जो कहानी बनती है उसमें आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट देयर। तो उसके बाद की कहानी में यहां पर आपको मिलेगा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध वो भारतीय प्रतिक्रिया। द्वितीय विश्व युद्ध वो भारतीय प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय प्रतिक्रिया के बाद आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा अंग्रेजों की ओर से दिया गया हमें एक ऑफर, और उस ऑफर को हम बुलाते हैं अगस्त ऑफर। इसे हम बुलाते हैं अगस्त ऑफर, ठीक है, या फिर आप इसे अगस्त प्रस्ताव कहिए, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद जब उन्होंने अगस्त ऑफर दिया और उन्होंने अगस्त ऑफर में हमें अधिशासी
उन्होंने अगस्त ऑफर में हमें अधिशासी स्वराज देने की बात की। तो अधिशासी स्वराज को लेकर हमारी जो प्रतिक्रिया थी वो काफी ज्यादा सख्त थी। तो अधिशासी स्वराज को लेकर जो हमारी सख्त प्रतिक्रिया थी, उसके परिणाम स्वरूप हम कहां पहुंचे? हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कर दिया। और जब हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया तो फिर कुछ ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में परिवर्तन आया कि उन्होंने अंतिम रूप में हमारे लिए क्रिप्स मिशन भेज दिया। दे सेंट अ क्रिप्स मिशन फॉर अस। उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा? उन्होंने हमारे लिए भेजा एक क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो अंतिम रूप में हमारे लिए भेजा गया एक क्रिप्स मिशन। और जो क्रिप्स मिशन भेजा गया वो भी असफल हुआ, क्योंकि उसे भेजा ही गया था असफल होने के लिए। क्रिप्स मिशन और उसके परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होता है कि INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया जाता है। इसी के बीच में INA का गठन होता है। INA का गठन, यही INA सुभाष चंद्र बोस के ज्वाइन कर लेने के बाद आजाद हिंद फौज बन जाती है। ठीक है, तो आप इसे INA कहिए या फिर आजाद हिंद फौज कहिए। INA कहिए या फिर आजाद हिंद फौज कहिए। INA या फिर आजाद हिंद फौज के बाद ये जो पूरा मामला इमर्ज होता है, इसमें क्या निकल कर आता है कि जब अंग्रेज ये वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं तो वो INA के सोल्जर्स को सजा देने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर राजद्रोह के आरोप लगाए जाते हैं। और जब उनके ऊपर राजद्रोह के आरोप लगाए जाते हैं तो यहां पर शुरू होते हैं INA ट्रायल्स। INA ट्रायल्स INA ट्रायल को लेकर पूरे भारत में बहुत विरोध रहा, बड़ा गुस्सा रहा। और इसके परिणाम स्वरूप जो उन्होंने सजाएं दी थी वो उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और उन सजाओं को मुक्त भी कर दिया गया। और फिर अंतिम रूप में हम देखते हैं कि भारत में एक नौसैनिक विद्रोह होता है। 1946 में हम क्या पाते हैं कि एक नौसैनिक विद्रोह होता है। ठीक है, एक नौसैनिक विद्रोह होता है और उस नौसैनिक विद्रोह के तहत एक नौसैनिक विद्रोह होता है। और ये जो नौसैनिक विद्रोह हमारे सामने आ रहा है, इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने ये स्पष्टतया समझ लिया कि अब भारत में रहना उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहां पर भारतीयों की निष्ठा खो दी है और यहां रहना अब उनके लिए खतरनाक है। तो ये पूरी आउटलाइन है और इसी आउटलाइन पर अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो हमारी बातचीत शुरू होगी इस पूरे टॉपिक में, वो त्रिपुरी संकट के साथ शुरू होगी। त्रिपुरी संकट का आरंभ कैसे होता है, इसमें ये जो पूरा बवाल है वो कैसे बढ़ता है, इस बारे में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। और उस बातचीत के बाद फिर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध और उसके ऊपर जो भारतीयों की प्रतिक्रिया है उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स इंडिया मिशन के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तो चलिए इस पूरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और इस टॉपिक की शुरुआत होती है क्रिप्स मिशन के साथ। क्रिप्स मिशन के साथ नहीं करेंगे शुरुआत, क्योंकि उसको आने में अभी लगेगा वक्त। शुरुआत तो देखिए त्रिपुरी संकट के साथ होगी। तो टॉपिक बनता है त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट, तो जब हम त्रिपुरी संकट की बात करते हैं तो त्रिपुरी संकट की जो पूरी कहानी है वो एक्चुअली में शुरू होती है हरिपुरा अधिवेशन के साथ। हरिपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करने की इच्छा जताई। और उन्होंने जो अध्यक्षता करने की इच्छा जताई उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उन्हें अध्यक्षता सौंप भी दी गई। तो हरिपुरा सेशन में जो नेतृत्व मिलता है सुभाष चंद्र बोस को, उसका परिणाम क्या होता है? उसके परिणाम स्वरूप जो समाजवादी विचारधारा है उसका विस्तार होता है। उसके परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारधारा का विस्तार होता है। और वो जो समाजवादी विचारधारा विस्तृत होती है, वो जो समाजवादी विचारधारा विस्तृत होती है
उससे गांधी जी के साथ उनका थोड़ा सा टकराव हो जाता है और वो टकराव बड़ा ही स्वाभाविक सा था, जो कि आने वाले समय में होना ही होना था और वो हो भी जाता है। ठीक है, तो उस टकराव के बारे में बात करेंगे और वो समाजवादी विचारधारा के विकास के बारे में बात करेंगे। इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात होगी। गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो टकराव रहा, उसका कारण क्या रहा, उसके महत्वपूर्ण आयामों के बारे में भी बातचीत होगी। ठीक है, उन महत्वपूर्ण आयामों पर भी बातचीत हम लोग करेंगे। तो चलिए इन आयामों को समझते हैं, इन आयामों को समझते हैं। इन आयामों को समझ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, कहानी के हीरो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हैं। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहते हुए उनकी विचारधाराओं के बारे में कुछ बातें आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे कि उनका समाजवादी विचारधारा की ओर झुकाव है। समाजवादी विचारधारा की ओर झुकाव, तो उनका समाजवादी विचारधारा की ओर झुकाव है। समानांतर तौर पर आप पाओगे क्या, समानांतर तौर पर आप क्या पाते हो कि समाजवादी विचारधारा की ओर झुकाव है, क्रांतिकारी गतिविधियों को समर्थन है। क्रांतिकारी गतिविधियों को ये समर्थन देते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं, यूथ पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं और ट्रेड यूनियनिज्म को भी सपोर्ट करते हैं। युवा राजनीति को समर्थन और श्रमिक संगठनों को समर्थन, श्रमिक संगठनों को समर्थन, श्रमिक संगठनों को समर्थन। तो समाजवादी विचारधारा की ओर इनका झुकाव है, क्रांतिकारी गतिविधियों को समर्थन देते हैं, युवा राजनीति को समर्थन देते हैं, श्रमिक संगठनों को समर्थन देते हैं। इस प्रकार के जो समर्थन इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, ये एक ओर तो इनकी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है उनका विस्तार करते हैं और अंतिम रूप में इनका जो राजनीतिक विस्तार है वो भी बहुत अधिक हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 1938 में हम देखते हैं फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। फरवरी 1938, नवीन अध्यक्ष की आवश्यकता, क्योंकि पुराने अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होगा तो कांग्रेस को एक नए अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। सुभाष चंद्र बोस यहां पर कांग्रेस के अध्यक्षता की जो इच्छा है उसे जाहिर करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दावेदारी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दावेदारी करते हैं। यद्यपि उनकी इस दावेदारी का पटेल विरोध करते हैं, पटेल यहां पर उनका विरोध करते हैं, पटेल का विरोध।
यद्यपि यहां पर पटेल का विरोध है, लेकिन गांधी का समर्थन है। गांधी कहते हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो क्यों ना उसे अध्यक्षता दी जाए। सुभाष चंद्र बोस यहां पर गांधी का समर्थन प्राप्त कर लेते हैं, और गांधी का समर्थन प्राप्त कर लेने के बाद हम देखते हैं कि उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन में चुन लिया जाता है। हरिपुरा अधिवेशन में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया, तो हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। और जब उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद समाजवादी संगठनों को समर्थन दिया। ठीक है, तो वो समाजवादी संगठनों को समर्थन देते हैं। ठीक है, ये लोगों में विद्यमान क्रांतिकारी शक्ति की पहचान, कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त योजना के माध्यम से आर्थिक विकास, तो ये योजना के माध्यम से आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं। और योजना के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी करते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। तो यहां पर हमने क्या पाया कि राष्ट्रीय योजना समिति का यहां पर गठन किया गया। तो जो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, इस बात को लेकर गांधी जी में थोड़ा सस्पिशन था, क्योंकि यह समाजवादी व्यवस्था है और सोवियत संघ में यह व्यवस्था चला करती थी। अंतिम रूप में हम क्या देखते हैं कि वो जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ करते थे देसी रियासतों में, उनको समर्थन देते हैं। देसी रियासतों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की मांग करने वाले, प्रजातांत्रिक मूल्यों की मांग करने वाले आंदोलन को समर्थन। प्रजातांत्रिक मूल्यों की मांग करने वाले आंदोलन को समर्थन। और अंतिम रूप में ये भाप जाते हैं कि यूरोप जल्द ही एक युद्ध में जाने वाला है। यह समझ कि यूरोप जल्द ही एक युद्ध में होगा, तो वो ये समझ गए कि यूरोप जल्द ही एक युद्ध में होगा, अतः हमें तीव्र और उग्र योजनाएं बनानी होंगी। उग्र योजनाओं का समर्थन। उग्र योजनाओं का समर्थन। इनका यह कहना था कि हमें उग्र योजनाएं बना लेनी चाहिए ताकि हम इन उग्र योजनाओं के माध्यम से जो देश है उसे आजाद करवा सके। ठीक है,
तो इस प्रकार की जो मांग है वो उनके द्वारा रखी जाती है। वो काफी अच्छी तरीके से कार्य करते हैं अपने इस एक साल में। और फिर हम क्या देखते हैं कि हम पहुंच जाते हैं जनवरी 1939 में। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें मिल जाता है ये समर्थन। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जनवरी 1939 में उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। कार्यकाल समाप्त। कार्यकाल समाप्त। वो एक बार फिर से अध्यक्ष पद की दावेदारी करते हैं। पुनः अध्यक्ष पद की दावेदारी। पुनः अध्यक्ष पद की दावेदारी। तो वो एक बार फिर से अध्यक्ष पद की दावेदारी करते हैं, लेकिन इस बार गांधी उनके विरोध में आ जाते हैं। गांधी विरोध में। गांधी जो पिछली बार इनकी दावेदारी का समर्थन करते हैं और गांधी के समर्थन से ही ये सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था इन एक सालों में कि गांधी इतने ज्यादा खफा और नाराज थे कि वो बोस की दावेदारी का खुलकर विरोध करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि बोस कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, चाहे जो भी हो जाए। इस एक साल में बहुत कुछ हुआ था। जो हुआ था वो गांधी के लिए आपत्ति भरा था। गांधी के ऑब्जेक्शन यानी कि गांधी के विरोध का कारण क्या था? सबसे पहला, वैचारिक भिन्नता। वैचारिक भिन्नता। बोस के उग्र विचार। बोस के विचार उग्र थे। बोस के उग्र विचार। दूसरा, बोस का क्रांतिकारी गतिविधियों को समर्थन। बोस का क्रांतिकारी गतिविधियों को समर्थन। इससे गांधी नाराज थे। बोस जो क्रांतिकारी गतिविधियों को समर्थन दे रहे थे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तीसरा कि दिसंबर 1938 बोस हिटलर के दो प्रतिनिधियों से मिले। बोस हिटलर के दो प्रतिनिधियों से मिले। मैं आपको बता दूं कि हिटलर उस समय यहूदियों का नरसंहार यूरोप में शुरू कर चुका है। ज्यूज मारे जा रहे हैं और ज्यूज के मारे जाने को लेकर पूरे विश्व में आतंक है। गांधी इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि कहीं पर एक तानाशाह मासूम लोगों को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करके, when we say टॉर्चर करके, we are very specific about it। ठीक है, तो when we say टॉर्चर करके हम बहुत स्पेसिफिक हैं इस बारे में। वो गैस चैम्बर्स बनवाता है और उसमें बहुत ही ब्रूटली ज्यूस को मारता है। मैं आपको बता दूं कि पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 मिलियन यानी कि 70 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा। कुछ यहूदियों को मुसोलिनी ने भी स्टालिन ने भी मारा। मुसोलिनी ने नहीं, स्टालिन ने भी मारा। उसने पोलिश ओरिजिन के लोगों को भी मारा, पोलैंड के लोगों को भी मारा और यहूदियों को भी मारा। लगभग 7 मिलियन यहूदी मारे गए, 70 लाख के आसपास। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं, दिसंबर 1938, विश्व युद्ध को शुरू होने में केवल 7 महीनों का समय बाकी है और इस समय यहूदी मारे जा रहे हैं।
गांधी तो हिटलर को एक पत्र भी लिखते हैं और कहते हैं कि हिटलर को अहिंसा का पालन करना चाहिए। हिटलर को शायद गांधी का वो पत्र पसंद नहीं आया होगा। ऐसी स्थिति में बोस का हिटलर के प्रतिनिधियों से मिलना गलत था और इस बात पर गांधी को ही नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस को सख्त आपत्ति थी। ध्यान दीजिए, बोस कोई एक व्यक्तिगत राष्ट्रवादी नेता नहीं है। बोस कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं और उनका पद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अब वो पहले जैसी कांग्रेस नहीं है जो कमजोर थी, जिसके पास शक्तियां नहीं थी। कांग्रेस अब बहुत ही ताकतवर है, जिसकी 7 राज्यों में सरकार है 1937 के चुनावों के बाद। एक ऐसी ताकतवर कांग्रेस जिसका लगभग पूरे देश पर क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी संगठन है, राज्य है। उसका मुखिया बोस, वो हिटलर के प्रतिनिधियों से मिलते हैं। आपत्ति वाली बात है। हिटलर के प्रतिनिधियों से मिलने का उद्देश्य बोस का क्या रहा होगा? बोस का उद्देश्य एज सच सिर्फ इतना ही था। बोस निवेदन करते हैं कि जर्मनी में रह रहे भारतीयों को भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार हो। जर्मनी में रह रहे भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार हो। अब मामला यह है कि बोस का उद्देश्य ऐसा नहीं था कि हां वो समर्थन कर रहे थे उनको, उनकी विचारधारा का समर्थन कर रहे थे या फांसीवाद का समर्थन कर रहे थे। वो तो बस इतना कह रहे थे कि भारतीयों का अपमान ना किया जाए, भारतीयों का अपमान ना किया जाए। हम देखते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं था। बोस एक कमेंट करते हैं जहां पे कहते हैं, बोस कहते हैं, गांधी के सभी समर्थक अल्पबुद्धि के हैं। बोस कहते हैं कि गांधी के समर्थक अल्पबुद्धि के हैं। कहते हैं द फॉलोअर्स ऑफ गांधी आर ऑफ लो इंटेलेक्ट लेवल, मंदबुद्धि हैं सारे के सारे। इसको लेकर तो काफी गुस्सा रहा कांग्रेस के शीर्ष से लेकर निम्न नेतृत्व तक। सभी बोस के इस कमेंट से नाराज थे क्योंकि ज्यादातर लोग तो कांग्रेस में गांधी के ही फॉलोअर थे और वो सभी को मंदबुद्धि बुला रहे थे। वो सभी को मंदबुद्धि बुला रहे थे। एक बात और भी थी कि अगर गांधी के फॉलोअर्स अल्पबुद्धि के हैं तो गांधी खुद क्या हैं? प्रश्न था। प्रतिक्रिया तीव्र थी। बोस से माफी मांगने को कहा गया। बोस ने माफी मांगने से इनकार किया। उन्होंने कहा भाई माफी उस चीज की मांगी जाती है जो गलती से कह दिया गया हो। अभी जो बात तथ्य है वो तथ्य है, उसका क्या कर सकते हैं। ये बात तो बड़ी ही सत्य है कि ये सब अल्पबुद्धि के हैं, हम क्या करें अब इसका। इस चीज को लेकर काफी तीव्र प्रतिक्रिया रही और गांधी लगभग इस चीज को लेकर स्पष्ट थे कि वो बोस को नहीं बनने देंगे अध्यक्ष। 1939 में अंतिम रूप में मामला यह बनता है कि चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि इस बार सर्वसम्मति से कोई नहीं चुना जाएगा। 1939 चुनाव, यह कहा गया। अभी तक देखो कांग्रेस में जो अध्यक्ष हैं वो सर्वसम्मति से चुन लिए जाते हैं, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। लेकिन अब मौका आ गया है कि चुनाव कराया जाए क्योंकि गांधी चाहते हैं कि बोस ना बने और इसके लिए कोई और कंटेस्टेंट चाहिए। जो नेचुरल चॉइस थे, देखो बोस भारी पड़ेंगे, इसके पीछे कारण है उनका समाजवादी आधार। और जब चुनाव होगा तो जो प्रांतीय कांग्रेस समितियां हैं उनके सदस्य आकर वोट करेंगे। चूंकि समाजवाद की विचारधारा बड़ी विस्तृत है भारत में और बोस समाजवादी विचारधारा के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो जितनी भी क्षेत्रीय प्रांतीय समितियों में समाजवादी सदस्य हैं वो तो एक मुश्त बोस को वोट कर देंगे। ऐसे केस में बोस का हारना मुश्किल है, मतलब बोस जीत जाएंगे इस बात की पूर्ण संभावना है। बोस जीत जाएंगे
इस बात की पूर्ण संभावना है। तो इसका विकल्प क्या है? क्या है इसका विकल्प? इसका विकल्प तो एक ही है कि एक ऐसे व्यक्ति को बोस के खिलाफ चुनाव लड़वाया जाए जो उनके समाजवादी मतों को काट सकता है। और ऐसा नाम भारत में सिर्फ एक ही था, और वो था जवाहरलाल नेहरू का। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बोस के साथ एक बड़े ही कद्दावर समाजवादी नेता थे। दो के दोनों ही लोगों का समाजवादी झुकाव था। तो अगर बोस के समाजवादी वोट कोई काट सकता था तो वो केवल और केवल जवाहरलाल नेहरू थे। अगर जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते हैं तो पूरी संभावना है कि वो बोस को हरा सकते हैं। कारण स्पष्ट है, वो बोस के समाजवादी मतों को काट देंगे और गांधी के सारे समर्थक नेहरू को वोट कर देंगे, क्योंकि उन्हें गांधी की बैकिंग होगी। इस केस में हराया जा सकता है बोस को। तो बोस को हराने की कैपेबिलिटी उस समय नेहरू में ही थी, और नेहरू में यह क्षमता केवल इसी आधार पर थी क्योंकि वो भी समाजवादी थे और वो समाजवादी मतों को काट सकते थे और गांधी का समर्थन मिल जाता। वो उस समय यूरोप के टूर पर थे। वो वापस लौटे तो गांधी ने उनसे निवेदन किया कि आप एक काम करिए कि बोस के खिलाफ चुनाव लड़ जाइए ताकि हम बोस को नियंत्रित कर सकें। नहीं, नहीं, नेहरू राजी नहीं हुए। नेहरू ने कहा कि देखिए, आप ये दोस्तों के बीच में झगड़ा ना लगाइए, क्योंकि बड़ी अच्छी दोस्ती थी बोस और नेहरू की। दोनों समाजवादी थे, विचारधारा में एक रूपता थी, और दोनों मिलकर कई सारे संगठनों में एक साथ काम भी किया करते थे। उसमें इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग भी शामिल था। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इन लोगों का जो एक वैचारिक एक रूपता है वो तो थी समाजवाद की। थोड़ा सा अंतर था, बोस का समाजवाद उग्र समाजवाद था, नेहरू का समाजवाद प्रजातांत्रिक समाजवाद था, तो वो अंतर जरूर था। लेकिन अंतिम रूप में देखें तो दोनों तो समाजवादी थे। नेहरू ने बोस के खिलाफ चुनाव लड़ने से मना कर दिया। नेहरू ने सजेशन दिया कि आपको एक ऐसे नाम की आवश्यकता है जिसका कोई काट ना हो, जैसा कि 1906 में कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने 1906 में एक ऐसा नाम प्रपोज कर दिया था जिसकी काट ही नहीं थी, जिस नाम को काटा ही नहीं जा सकता था। ठीक है, अब हम क्या पाते हैं यहां पर? हम क्या पाते हैं कि ये जो स्थिति यहां पर बन रही है, इस स्थिति में एक ऐसे नाम की आवश्यकता थी जिसे ना काटा जा सके। और कौन था कांग्रेस में जिसके बारे में हम ऐसा कह सकते थे? उस समय केवल एक ही नाम था, और नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। बहुत ही सीनियर और कद्दावर नेता। अगर वो बोस के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं तो सभी सदस्य ससम्मान उन्हें मत कर देंगे, और ऐसे केस में बोस हार सकते हैं। तो एक स्पष्ट नाम जो था उनके मन में, गांधी के मन में, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। उन्होंने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद से बात करते हैं, अगर वो राजी हो जाए तो निश्चित तौर पर बोस को हराया जा सकता है। तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद से निवेदन करते भी हैं कि आप बोस के खिलाफ चुनाव लड़ जाइए। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रतिक्रिया यही थी कि गांधी जी देखिए, बच्चों की लड़ाई में आप घुसा करिए, हमें इन बच्चों की लड़ाई में ना घुसाइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इनकार कर दिया। मतलब नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद दोनों ने ही बोस के विरुद्ध चुनाव लड़ने से इनकार किया। हम क्या पाते हैं कि नेहरू व मौलाना अबुल कलाम आजाद बोस के विरुद्ध चुनाव लड़ने से मना करते हैं। बोस के विरुद्ध चुनाव लड़ने से मना करते हैं। ठीक है, नेहरू व मौलाना अबुल कलाम आजाद बोस के विरुद्ध चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। तब गांधी को एक ऐसे नाम की आवश्यकता थी जो इनकार ना करे। तब गांधी ने अपनी ओर से एक नाम प्रपोज किया, और वो था पट्टाभी सीतारमैया का। वो अपनी ओर से पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तुत कर देते हैं। पट्टाभी सीतारमैया। और जो दूसरा नाम है वो आता है सुभाष चंद्र बोस का। अब इन दोनों लोगों के बीच में अंतिम रूप में चुनाव हो गए, और जब इन दोनों लोगों के बीच में चुनाव हुए तो पट्टाभी सीतारमैया को कितने वोट मिलते हैं?
पट्टाभी सिद्धारमैया को 1377 मत मिले। मत, जबकि सुभाष चंद्र बोस को यहां पर 1580 वोट्स मिलते हैं, 1580 वोट। और हमने एकदम स्पष्ट तौर पर देख लिया कि सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सितारमैया से इस चुनाव में जीत जाते हैं। ये एकदम स्पष्टतया समझ में आ गया कि पट्टाभी सितारमैया हार जाते हैं, पट्टाभी सितारमैया हार जाते हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। और इस तरीके से ये जो चुनाव हुए उसमें एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बन जाने के बाद वर्धा में एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। वर्धा में सीडब्ल्यूसी की बैठक। सीडब्ल्यूसी समझते हैं ना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी कि कार्यकारी समिति। बोस बीमार थे, बोस ने बीमारी के कारण बैठक को टालने के लिए कहा। पटेल, जो कि शुरू से ही बोस को पसंद नहीं कर रहे थे, उनकी विचारधारा, उनकी कार्य पद्धति को पसंद नहीं कर रहे थे, वो तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। फिर क्या होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, फरवरी 1939 में यह बैठक हो रही है। पटेल का यह पक्ष था कि अगर अध्यक्ष बीमार रहेगा तो काम नहीं होगा। उन्होंने जिस तरीके से संदेशा भिजवाया कि भाई आप बैठक जो है उन्होंने जिस तरीके से संदेशा भिजवाया कि बैठक को टाल दीजिए, वैसे ही वो ये भी तो संदेशा भिजवा सकते थे ना कि आप सबसे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्षता देकर, नामित अध्यक्षता देकर बैठक करवा लीजिए, महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी मुझे दे दीजिएगा। उनके इस संदेश के बाद नाराज होकर पटेल और बाकी 11 जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पटेल तथा 11 अन्य सदस्यों ने इस्तीफा दिया। पटेल तथा 11 अन्य सदस्यों ने इस्तीफा दिया, और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो बोस के ऊपर काफी दबाव आ गया। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 15 सदस्य हुआ करते हैं जो अध्यक्ष की सहायता करते हैं। सामान्य परंपरा के अनुसार ये जो सीडब्ल्यूसी के 15 सदस्य होते हैं, इनका नामांकन, इन्हें नामित किया जाता है अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन व्यावहारिक व्यवस्था यह है कि जब भी अध्यक्ष इन 15 लोगों को नामित करता है तो वो गांधी जी से उनके नाम मांगता है। और ये 15 लोग जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, यानी कि AICC, जिसमें पूरे भारत के 350 कद्दावर नेता होते हैं, उनमें से ही चुनी जाती है। तो सबसे भारतीय स्तर की, अखिल भारतीय स्तर की संस्था क्या है? AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसमें 350 सदस्य होते हैं, उनमें से ही 15 लोगों को निकाल के सीडब्ल्यूसी में रखा जाता है, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी अध्यक्ष के द्वारा बनाई जाती है और वो अध्यक्ष की सहायता करती है कार्य पद्धति में। ठीक है, अब यहां पर जब इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो 3 लोगों से तो काम चलता नहीं। कई सारे लोगों ने, यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत एक प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि गांधी जी से परंपरा के अनुसार बोस नाम मांग लें कि किस तरीके से कितने सदस्यों को यहां पर रखना है। तो बोस के ऊपर दबाव बनाया गया और कहा गया कि आप गांधी जी के साथ सुलह कर लीजिए, क्योंकि आप भले ही चुनाव जीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस में रह के यदि आपको कार्य करना है तो आप गांधी से बैर नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे ही है कि पानी में रह के मगर से बैर, आप कांग्रेस में रह के गांधी से बैर कैसे कर सकते हैं? तब तो बात बिगड़ जाएगी। तो ये तो मामला वही था कि कांग्रेस में रहना है तो गांधी गांधी कहना है।
और बोस गांधी गांधी कह नहीं रहे थे तो बात बिगड़ रही थी। तो उनसे कहा गया समझौता करिए, क्योंकि गांधी के समर्थन के बिना तो आप अध्यक्षता संभाल भी नहीं पाएंगे। और बोस को भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से यही लग रहा था कि चलो चुनाव तो मैं जीत ही गया हूं और अब गांधी से क्या बैर रखना। उन्होंने गांधी को एक पत्र लिखकर जो CWC है उसके सदस्यों के, नए सदस्यों के नाम मांगे। ठीक है, बोस ने गांधी को पत्र लिखकर बोस ने गांधी को पत्र लिखकर गांधी को पत्र लिखकर CWC के लिए सदस्यों के नाम मांगे। CWC के लिए सदस्यों के नाम मांगे। ठीक है, उन्होंने नाम मांगे, बहुत अच्छी बात है। गांधी ने नाम देने से मना कर दिया, गांधी ने अस्वीकार कर दिया। गांधी ने अस्वीकार किया, और गांधी ने जब यहां पर अस्वीकार कर दिया इस पूरे मामले को, इस पूरी स्थिति परिस्थिति को, जब उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, तब हम क्या पाते हैं कि उनकी अस्वीकार्यता के बाद बोस बड़ी ही विकट परिस्थिति में फंस गए। हम देखते हैं कि मार्च में त्रिपुरी में एक सम्मेलन होता है। ठीक है, त्रिपुरी, तो त्रिपुरी में एक जो सम्मेलन है वो बुलाया जाता है। त्रिपुरी सम्मेलन, त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस। और त्रिपुरी में जो अधिवेशन बुलाया गया, सम्मेलन कहिए या फिर ज्यादा बेहतर होगा कि आप अधिवेशन कहें, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान बोस अत्यधिक बीमार थे, बोस अत्यधिक बीमार थे। परंतु अधिवेशन में उपस्थित हुए। अधिवेशन में उपस्थित हुए। बोस यूं तो बहुत बीमार थे, लेकिन फिर भी वो अधिवेशन में उपस्थित होते हैं। उन्हें 100 से ज्यादा डिग्री का बुखार था, लेकिन फिर भी वो अधिवेशन में पहुंचते हैं। मार्च 1939 की ये मीटिंग है। मार्च 1939 की ये मीटिंग है। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर के बावजूद कहते हैं कि वो स्ट्रेचर पर लेट कर गए थे क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे। लेकिन बोस को लेकर हॉस्टालिटी कांग्रेस में बहुत ज्यादा हो गई थी। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि नाटक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि कहीं देखिए अंडर आर्म्स में इन्होंने प्याज तो नहीं दबा रखी है। अंडर आर्म्स में प्याज दबाने का मतलब समझते हैं? कई सारे बच्चों ने हो सकता है स्कूल में ये ट्रिक किया हो ताकि उन्हें स्कूल ना जाना पड़े स्कूल टाइम पर। अंडर आर्म्स में प्याज दबा लेने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर इनहैंस हो जाता है, यानी कि आपको बुखार आ जाता है। तो कुछ लोग कह रहे थे नाटक किया है बुखार का ताकि सहानुभूति बटोर सके। इस तरीके की बातें बोस सुन रहे थे। खैर, इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अंग्रेज कमजोर स्थिति में जाने वाले हैं, क्योंकि यूरोप में एक युद्ध छिड़ने वाला है। हमें अंग्रेजों को 6 महीने का अल्टीमेटम देना चाहिए कि वो हमें आजाद कर दें, नहीं तो हम उनके खिलाफ एक अखिल भारतीय स्तर का जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू करेंगे। इस बात को लेकर गांधी बहुत ही ज्यादा असहमत थे। बोस ने अंग्रेजों को 6 महीने का अल्टीमेटम
6 महीने का अल्टीमेटम देने की बात की, 6 महीने का अल्टीमेटम देने की बात की। गांधी असहमत थे हर बार की तरह। गांधी असहमत थे, गांधी असहमत थे, गांधी असहमत थे। ठीक है, अब गांधी के असहमत होने की जब हम यहां पर बात करते हैं, जब हम गांधी के असहमत होने की बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 1920 में जब हमने कांग्रेस का नया संविधान निर्मित किया तो हमने उस समय यह व्यवस्था नहीं की थी कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष को हटा सकें। अगर हमने उस समय ऐसी कोई व्यवस्था की होती तो हम कांग्रेस के अध्यक्ष को आज उसके पद से हटा देते। इन सभी बातों को जब बोस ने सुना तो वो बड़े दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि अगर इतनी ज्यादा तलखी है मुझे लेकर तो मैं खुद ही इस पद से हट जाता हूं। अंतिम रूप में बोस ने त्यागपत्र दे दिया। बोस ने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देकर कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कांग्रेस के भीतर ही वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं और कांग्रेस के भीतर जो वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ये अप्रैल 1939 में बोस रिजाइन करते हैं। हम देखते हैं उसके बाद अप्रैल 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नए अध्यक्ष बना दिए गए। ठीक है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसने एक तारीख चुनी और वो था 9 जुलाई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक तारीख चुनी और तारीख थी 9 जुलाई 1939। इसमें क्या किया गया? बोस ने अखिल भारतीय प्रदर्शन व विरोध की घोषणा। कांग्रेस इस बात को लेकर अत्यंत नाराज हुई। कांग्रेस में नाराजगी थी। कांग्रेस ने बोस से पूछा कि ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉक भीतर ही आता है कांग्रेस के या बाहर आता है? उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस के भीतर ही आता है। उन्होंने कहा तो क्या आपको पता है कि अगर कोई संगठन कांग्रेस के भीतर आता है और कोई अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन आपको चलाना है तो उसके लिए एआईसीसी की अनुमति लगती है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। क्या आपको एआईसीसी की अनुमति मिली है? ऑफ कोर्स नहीं मिली थी, एआईसीसी की अनुमति नहीं।
मतलब मैं सीधे कहूं तो यदि गांधी जी को भी कोई अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन चलाना होता था तो एआईसीसी की अनुमति लगती थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में 350 नेता होते थे, वो पूरे भारत के होते थे, उनके चलाए बिना तो आंदोलन चलेगा नहीं। तो उनसे एक प्रस्ताव पास करवा के सहमति मांगी जाती थी, वो सहमत होते थे, तब अखिल भारतीय स्तर का कोई आंदोलन चलता था। अब यहाँ पे उन्होंने तो ऐसी कोई अनुमति मांगी नहीं थी। अब चूंकि उन्होंने ऐसी कोई अनुमति यहां पर नहीं मांगी थी, तो हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, बोस के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। बोस के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई। और बोस के विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई वो किस प्रकार की थी? बोस के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही दो तरीके की थी। इट वॉज ऑफ टू टाइप्स। एक तो उन्हें अध्यक्ष के पद से हटाया गया, उन्हें अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर क्या बात कर रहे हैं, अध्यक्ष के पद से तो वो खुद ही इस्तीफा दे चुके हैं, फिर कहां से हटा रहे हैं? वो कांग्रेस की जो प्रांतीय कार्यकारी समिति है उसके अध्यक्ष हैं। प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, उन्होंने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से हटा दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तो वो अभी भी है ना, वो उनको उनके पद से भी हटाते हैं। उसके अतिरिक्त उनको यह कहा गया कि वो कांग्रेस में 3 साल तक किसी भी चयनित पद पर नहीं आ सकते। 3 साल तक। प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजों ने भी मौके का फायदा उठाया, क्योंकि इन्होंने एक अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन को अनाउंस किया था। हालांकि उसे एग्जीक्यूट नहीं किया था तो भाई सजा तो नहीं दे सकते थे, लेकिन अंतिम रूप में अनाउंस तो किया था। तो अंग्रेजों ने भी मौके का फायदा उठाया, मौके पे चौका लगाया और इनके घर में नजरबंद कर दिया गया। कलकत्ता में उनके घर में ही नजरबंद। अंग्रेजों ने उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया। हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, जो एक समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में रहे, वो इस समय ऑल टाइम लो कंडीशन में है। उनकी पावर्स पूरी तरीके से छीन ली गई हैं, कांग्रेस उनके विरोध में है, अंग्रेज भी उनके विरोध में हैं। और ऐसी कमजोर स्थिति में जब वो बिल्कुल कमजोर महसूस कर रहे हैं और कई सारे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि खत्म हो चुके हैं बोस, तो ये है गलत फहमी, क्योंकि बोस वो हवा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। बोस इस नजरबंदी से निकलकर भाग निकलते हैं। वो वहां से पहुंचते हैं दिल्ली, दिल्ली से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से समरकंद, और वहां से वो पहुंचते हैं मॉस्को, मॉस्को से वो पहुंचते हैं बर्लिन, और बर्लिन यानी कि जर्मनी में पहुंचने के बाद वो मुलाकात करते हैं हिटलर से और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपने अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे यूरोप में कई सारे भारतीय सैनिकों को हराने के बाद, आत्मसमर्पण करवाने के बाद बंदी बनाया है और आप उन्हें अनावश्यक खिला पिला रहे हैं।
वो सोल्जर्स हैं, उन्हें बंदी ना बनाइए और मुझे दे दीजिए। मैं अंग्रेजों के विरुद्ध उस सेना का इस्तेमाल करके एक लड़ाई लड़ूंगा और उस लड़ाई के माध्यम से मैं अंग्रेजों को कमज़ोर करूंगा। तो आप मुझे ये सैनिक सौंप दीजिए। हिटलर को ये आइडिया बड़ा मज़ेदार और काम का लगा, बट उन्होंने कहा कि देखिए, जर्मनी अभी भारत से बहुत दूर है और थल सेना के रूप में इस सेना को भारत तक लेकर जा पाना अभी इतना आसान नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप जापान जाएं। जापान नजदीक है भारत के और उसके पास भी कई सारे भारतीय सैनिक युद्धबंदी हैं। आप उन्हें इकट्ठा करके एक सेना बनाएं और उस सेना का उपयोग करके आप भारत को आजाद कराएं, अंग्रेजों को कमजोर करें। तो बोस ने कहा, क्यों ना आप हमारे लिए एक फ्लाइट का इंतजाम करें जिससे कि हम जापान जा सकें। हिटलर ने कहा कि फ्लाइट खतरनाक होगी क्योंकि अंग्रेज उसे मार गिरा सकेंगे। एक काम करता हूं, मैं आपके लिए एक सबमरीन का इंतजाम करता हूं। आप एक सबमरीन लीजिए और उस सबमरीन से जाइए। और वो उनके लिए सबमरीन का इंतजाम करता है। सबमरीन से वो लगभग 3 महीने यात्रा करके पहुंचते हैं जापान। बोस पहुंचते हैं जापान और जब बोस जापान पहुंचते हैं तो उनका इंतजार बोस कर रहे थे। बोस मेट विद बोस। सुभाष चंद्र बोस मेट विद रास बिहारी बोस, जो कि वहां पर पहले ही आईएनए बनाकर बैठे थे। बोस के पहुंचने से एक साल पहले तो जब बोस मिले बोस से तो क्या हुआ, ये तो हम आईएनए के चैप्टर में जानेंगे। ये कहानी यहां ब्रेक करके हम आगे बढ़ेंगे और इस कहानी को अगेन आईएनए के साथ कनेक्ट करके बाकी की बातें करेंगे। हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो यहां पर लिखी हैं मैंने बड़े ही संक्षेप में आपको बता दी हैं। यहां पर हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी के मतों की भिन्नता के बारे में बात की गई है। तो आप इस मतीय भिन्नता के बारे में थोड़ा बहुत जरूर से पढ़ लीजिएगा। वैसे वैचारिक भिन्नताएं जो थी वो बड़ी ही विदित और स्पष्ट है, इन पर बात हो भी गई है। दोनों ही बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। वो अहिंसा और सत्य के माध्यम से भारत में परिवर्तन लाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से 28 वर्ष छोटे थे, लेकिन वो सिविल सेवा में चौथी रैंक पाने के बाद भी सिविल सर्विसेज को ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत अधिक दुखी थे और वो अपनी नौकरी छोड़कर आ जाते हैं। उनकी मुलाकात पहले गांधी से होती है और गांधी उन्हें सीआर दास से मिलने को कहते हैं। सीआर दास ने उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से गाइड किया, इसीलिए वो उनके राजनीतिक मार्गदर्शक यानी कि पॉलिटिकल गुरु बने। सीआर दास सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक मार्गदर्शन करते हैं। गांधी जी जनता के निर्विवाद और अद्वितीय नेता बनते हैं, जबकि बोस अपनी इच्छा और अथक परिश्रम के लिए जाने गए। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही लोग ऐसे थे जो आत्मसमर्पण, आत्मबल, अखंडता और राष्ट्रहित के लिए प्रतिबद्ध थे। वो पूरी ईमानदारी से कार्य करते थे, अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, मानवतावादी थे। इसी दृष्टिकोण से ये कार्य कर रहे थे। भले ही मतभिन्नता हो, लेकिन गांधी सुभाष के बीच स्पष्ट मतभेद होने के बावजूद वो दो के दोनों ही अपने अपने विचारों से भारत को आजाद करवाना चाहते थे। गांधी राष्ट्रवादी थे जिनके गुरु गोखले और टैगोर थे, जबकि बोस के सीआर दास थे। बोस का मानना था महात्मा गांधी की अहिंसा की पद्धति प्रभावी नहीं है। गांधी को लगता था कि बोस के उग्र विचार भारत के लिए हानिकारक हैं क्योंकि उनके विचार स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर या जॉन बुल से काफी नजदीक हैं। बोस जो थे वो गोलमेज सम्मेलन में चाहते थे कि गांधी और दृढ़ता से बात करें, जबकि गांधी थोड़ा नर्म रहे गोलमेज सम्मेलन में। हालांकि वो उनके दांडी सत्याग्रह को काफी ज्यादा प्रशंसा करते हैं और कहते हैं जिस तरीके से नेपोलियन ने पेरिस मार्च किया था और सत्ता प्राप्त की थी, बिल्कुल वैसे ही गांधी ने दांडी मार्च किया है। तो बोस ये कंपैरिजन करते हैं। पेरिस मार्च के बारे में आप विश्व इतिहास में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को और किसानों को सफलतापूर्वक लाने के लिए वो गांधी की प्रशंसा भी करते हैं। दुर्भाग्य रूप से बोस और गांधी के बीच गठबंधन सही प्रकार से नहीं चल पाया और गांधी जी के वो चरखे की निंदा करते हैं और कहते हैं कि हमें देश को आधुनिकीकृत करना चाहिए। 20 जून को महात्मा गांधी से बात करते हैं और दबाव डालते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की खराब स्थिति का फायदा उठाएं और 6 महीने के भीतर अंग्रेजों को कहा जाए कि वो देश को आजाद कर दें। हालांकि गांधी इस पर सहमत नहीं हुए तो विवाद बढ़ा और हम देखते हैं कि अंतिम रूप में 2 अक्टूबर 1943 को गांधी जी के जन्म दिवस पर बैंकॉक से अपने प्रसारण में वो गांधी जी की प्रशंसा करते हैं, श्रद्धा प्रकट करते हैं
और वो कहते हैं कि उन्होंने जो भारत को अपनी सेवाएं दी हैं, बलिदान दिया है, वो अद्वितीय, अतुलनीय है। और वहीं पर उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा भी देते हैं और कहते हैं कि उन्हें भारत के अंतिम युद्ध के लिए गांधी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो दोनों ही एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे और ये सम्मान की भावना एकदम स्पष्ट भी है। हम देखते हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के बाद जो उनके विचार उनको बैकफायर करते हैं, हम उस चीज को लेकर भी काफी स्पष्ट हैं। हम देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ होता है वो किस प्रकार से है। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारी प्रतिक्रिया थी उस पर बात करते हैं। हम क्या पाते हैं कि ब्रिटेन की जो साम्राज्यवादी विचारधारा है उसको लेकर तो हम विरोधी थे, लेकिन जो दूसरी ओर पार्टी इवॉल्व हुई वो फासीवाद, नाजीवाद या सैन्यवाद की विचारधारा के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी। तो हमारे लिए तो दोनों ही एक जैसे थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो भारत में इस बात को लेकर काफी ज्यादा विरोध होता है, काफी ज्यादा विरोध होता है। ठीक है, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि 11 अगस्त 1939 को सुभाष चंद्र बोस का, चलिए एपिसोड खत्म होता है, आप यहां पर आइए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और ब्रिटेन ने बिना भारत से पूछे अपनी सभी कॉलोनीज को इस युद्ध का हिस्सा बना दिया। मतलब भारत टेक्निकली इस वर्ल्ड वॉर का पार्ट बन गया, जबकि यहां पर कांग्रेस से नहीं पूछा गया। कांग्रेस ने इस बारे में अपनी असहमति जताई। 29-30 अक्टूबर को 7 प्रांतों में जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जो कि तर्कसंगत भी था, अपरिहार्य भी था। और महात्मा गांधी स्पष्ट कहते हैं कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। हालांकि गांधी जी के इस विचार से कई सारे राष्ट्रवादी नेता असहमत थे और वो अंग्रेजों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। कांग्रेस की 2 स्पष्ट मांगे थी और वो ये है कि युद्ध खत्म होने के बाद एक संविधान सभा को बनाया जाए और भारत की राजनीतिक संरचना तैयार की जाए, और दूसरा कि जल्द से जल्द भारत में एक वास्तविक और उत्तरदायी सरकार स्थापित कर दी जाए। हालांकि वायसरॉय लिलिथ को इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन फिर भी उनको युद्ध में भारतीय लोगों का समर्थन तो चाहिए ही था। कांग्रेस की कार्य समिति की जब वर्धा में बैठक होती है तो इस बैठक में ब्रिटेन को युद्ध में समर्थन देने के मुद्दे पर सभी के अलग अलग विचार थे। गांधी जी कहते हैं, भाई देखो, पोलैंड के ऊपर हमला पहले हिटलर ने किया, यहूदियों को हिटलर मान रहा है, तो मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति तो है। गांधी ये मानते हैं कि पश्चिम यूरोप में जो लोकतांत्रिक राज्य है और हिटलर का नेतृत्व है उसमें दोनों में बहुत फर्क है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस और बाकी के समाजवादी यही कहते थे कि साम्राज्यवाद और फासीवाद में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और हमें इस मौके का लाभ उठाकर अंग्रेजों के ऊपर दबाव बना के आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। नेहरू फासीवाद और लोकतंत्र के बीच स्पष्ट भेद प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड न्यायोचित पक्ष पर हैं। फ्रांस और ब्रिटेन साम्राज्यवादी नीतियों वाले देश हैं, जबकि हम देखते हैं कि वहां पे पूंजीवाद का विरोध बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक भारत को किसी भी रूप में इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। तो नेहरू यद्यपि कहते हैं कि हाँ, न्याय अंग्रेजों के पक्ष में है, लेकिन फिर भी जब तक वो हमें आजादी नहीं देते तब तक तो हम उनकी ओर नहीं जाने वाले हैं। सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? आंतरिक तौर पर वो नकारात्मक थे। लिलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को यह बोला कि मुस्लिम लीग और देसी रियासतों का समर्थन प्राप्त करेंगे, कांग्रेस को मारेंगे, इग्नोर, जो हमारे समर्थन में नहीं है हम उसे किनारे करेंगे। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर आ गए। ब्रिटेन कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। वो ये भी वादा करने से मना कर देते हैं कि वो भारत में कोई सरकार बनाएंगे, और हालांकि वो ये कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वो भारत के साथ जो एक समिति बना लेंगे, उससे हमसे परामर्श ले लेंगे और 1935 के अधिनियम में वो कुछ सुधार कर देंगे। इतना तो वो वादा करते हैं, लेकिन कोई भी विस्तृत अधिकार देने को राजी नहीं होते। सरकार ने अपनी गुप्त कार्य नीति बना रखी थी। हम देखते हैं कि युद्ध का फायदा उठाकर वो वापस से जो भारत में उनका प्रभाव कम हुआ था उसे पुनः प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि अब वो युद्ध के आधार पर कठोर नीतियां अपना सकते थे। सरकार की नीति यह थी कि कांग्रेस को विवाद में उलझाए रखे और अपनी स्थिति मजबूत कर ले। युद्ध की घोषणा के उपरांत 1935 के अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव वो देते हैं और नागरिक अधिकारों के दमन,
समानांतर रूप में शुरू कर दिए जाते हैं, मतलब दोनों काम एक साथ किए जा रहे हैं। मई 1940 में जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके लिए गुप्त अध्यादेश तैयार कर लिया जाता है और आंदोलन कैसे कुचला जाएगा, कांग्रेस अगर शुरू करती है तो उसका प्रस्ताव तैयार कर लिया जाता है। सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट थी कि अध्यादेश उदारवादियों वामपंथियों की जो स्थिति है उसको, मतलब हम ओवरऑल देखें तो वो चाहते थे कि उदारवादियों की सहानुभूति प्राप्त कर ले, वामपंथियों को कुचल ले जाए। ठीक है, वामपंथियों की भी सहानुभूति उनको चाहिए थी क्योंकि वो रूस को अपने समर्थन में लेना चाहते थे। हम देखते हैं कि दमनकारी और भेदभावमूलक नीतियों के तहत प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल थे और वो सचिव जो जेटलैंड थे, वो इस प्रकार की नीतियों का समर्थन भी कर रहे थे क्योंकि इससे वो ज्यादा बेहतर नियंत्रण स्थापित कर पा रहे थे। ठीक है, हम देखते हैं कि धीमे धीमे ये स्पष्ट होने लगा कि अंग्रेज ना तो युद्ध के पहले और ना ही युद्ध के बाद किसी भी प्रकार का कोई सत्ता हस्तांतरण करने वाले हैं। उनका पूर्ण विचार यही है कि वो अधिक से अधिक अपना नियंत्रण भारत पर स्थापित कर सकें। भारतीय जनमानस की उपेक्षा की जा रही है और गांधी जी इसकी आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं सरकार की भारत संबंधी घोषणा यह दर्शाती है कि ब्रिटेन का वश चले तो भारत में लोकतंत्र कभी ना आने दें। हम देखते हैं कि वो कुछ और भी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस प्रत्येक अल्पसंख्यक तथा विशिष्ट वर्ग के हितों की रक्षा करेगी बशर्ते उनके दावों का देश की स्वाधीनता के मुद्दे से कोई टकराव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जो हैं वो काफी तल्ख आलोचना करते हैं। फिर वो अंतिम रूप में 28 अक्टूबर को त्यागपत्र दे देते हैं। ये अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाने का तरीका था। उनकी आलोचना होती पूरे विश्व में कि आपने एक देश को युद्ध में शामिल कर लिया जबकि उसकी इच्छा भी नहीं थी। युद्ध का समर्थन नहीं करने का भी निर्णय लिया गया। लिथगो ने हालांकि ये बोला कि युद्ध के बाद वो डोमिनियन स्टेटस दे देगा, लेकिन डोमिनियन स्टेटस की बात बहुत पुरानी है भाई साहब। ये बात 1906 की है जब हमने स्वराज या डोमिनियन स्टेटस मांगा था। उसके बाद तो हम 1929 के बाद से स्वराज मांग रहे हैं, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, और अंग्रेज अभी भी डोमिनियन स्टेटस का गाना गा रहे हैं। तो इस प्रकार की नीतियां तो हम पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते, ये बात एकदम स्पष्ट थी। भारतीय राजनीति पर युद्ध का बड़ा ही विकट प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं कि भारत में फांसीवादी विरोधी और अंतरराष्ट्रीयतावाद दोनों ही इस चीज के पैरेलल आ जाता है। ठीक है, कांग्रेस में जो राष्ट्रवाद है वो अब इन दोनों के विरोध में आ रहा है। 3 सितंबर 1939 को भारत की इच्छा के विरुद्ध जब शामिल किया गया भारत को युद्ध में, तो फिर हमने स्पष्ट रूप से यहां पर इसका विरोध किया। फिर हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन का भी आरंभ होता है, करो या मरो के रूप में। वो तो खैर बाद की बात है। हम प्रभाव मूल रूप से देखते हैं क्या हुआ। एक तो बहुत ही भयावह आर्थिक परिणाम हुआ, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, बाजार में वस्तुओं की कमी होने लगी, कालाबाजारी होने लगी, भ्रष्टाचार होने लगा। 1943 में अकाल पड़ा जिसमें बंगाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए। अंग्रेजों ने जानबूझकर यहां पर जो खाद्यान्न थे उनकी आपूर्ति नहीं की। चर्चिल ये कहता रहा कि हम खाद्यान्न की आपूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन जो एक्सेस पावर्स हैं, धुरी देश हैं, उन्होंने रास्ते को रोक रखा है, जबकि उनके सैनिकों के लिए आराम से जो खाद्यान्न थे, रसद था, वो पहुंच रहा था, केवल बंगाल के लिए नहीं आ पा रहा था। सांप्रदायिकता बढ़ती जाती है, मुस्लिम लीग की मांग और अधिक मजबूत होती है इसी के परिणाम स्वरूप। हालांकि किसान और मजदूरों द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी, जमींदार विरोधी, पूंजीवाद विरोधी जुझारू संघर्ष ये बढ़ने लग जाता है। 1945 से 47 के दौरान सांप्रदायिक विध्वंस बढ़ता है और अंतिम रूप विभाजन का आ जाता है। त्वरित जन सत्याग्रह के मुद्दे पर बहस होती है। हम देखते हैं कि जो लिथगो है उसकी घोषणा के पश्चात वो ये कहता है कि हम देखते हैं कि गांधी जी और उनके समर्थक तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे। वो कह रहे थे कि मित्र राष्ट्रों का जो पक्ष है वो न्याय संगत है। सांप्रदायिक संवेदनशीलता, हिंदू मुस्लिम एकता के अभाव में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, आंदोलन चलेगा तो। संगठनात्मक तौर पर जो स्थिति है कांग्रेस की वो अच्छी नहीं है और जनता अभी भी संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं कि सांगठनिक रूप पर पहले हम कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे, फिर संघर्ष करेंगे। वो कहते हैं कि जब तक हम पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते तब तक हम आंदोलन शुरू नहीं कर सकते। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन मार्च 1940 में होता है, जहां पर गांधी जी के विचारों को समर्थन दिया जाता है। इस प्रस्ताव में कहा गया जैसे ही कांग्रेस संगठन संघर्ष के योग्य हो जाता है या फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देगी। सुभाष चंद्र बोस और उनका फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी वामपंथी समूह जो थे वो तो साम्राज्यवादी युद्ध का लाभ उठाकर जनता को संघर्ष के लिए तैयार करना चाहते थे। वो मानते थे कि कांग्रेस संगठन की कमजोरी और सांप्रदायिक कटुता जैसी समस्याएं जो हैं वो हैं, लेकिन फिर भी जब आप एक जन आंदोलन शुरू करेंगे तो ये उसके बहाव में बह जाएंगे और इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। हमें तो अतिशीघ्र आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। यहां तक कि बोस इस बात का भी प्रस्ताव रखते हैं कि कांग्रेस अगर शीघ्र सत्याग्रह शुरू कर देती है और उनका नहीं करती है, उनका साथ नहीं देती है, तो वो तो
वामपंथी समूहों के साथ कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। यद्यपि बाकी के वामपंथी और साम्यवादी समूह इस बात को लेकर सहमत नहीं थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी बोस का ये पक्ष स्वीकार नहीं करते हैं। नेहरू का झुकाव दोनों ओर था, तो वो कह रहे थे नहीं, कांग्रेस के साथ मिलकर ही कार्य करेंगे, अलग नहीं होंगे। और हम देखते हैं कि राजनीतिक चिंतन के लिए, त्वरित आंदोलन के लिए परिस्थितियों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इन बिटवीन पाकिस्तान का प्रस्ताव ला दिया गया। मुस्लिम लीग जो 1937 के चुनावों में बहुत बुरा परफॉर्म करके आई थी, उसे ये बात स्पष्ट हो गया था कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। वो भारत में कभी भी प्रांतों में सरकार नहीं बना पाएंगे, तो उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो अपनी सरकार बना सकें। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। वहां पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को तैयार करने में खलील उज जमा, फजल उल हक, सिकदार हयात खां ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रस्ताव में फजल उल हक को उन्होंने प्रस्तुत किया और खलील उज जमा ने इसका अनुमोदन कर दिया था। प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाएं जहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हों। उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें प्रदेश प्रभुसत्ता संपन्न स्वशासी राज्य तैयार किया जाए। मुसलमान वहां पर प्रभावी हों और उनके हितों को यहां पर सुनिश्चित किया जाए। हम देखते हैं कि तब तक माहौल, ये पाकिस्तान का प्रस्ताव बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि माहौल में काफी परिवर्तन आ गया। माहौल में जो परिवर्तन आया, अंग्रेज जो युद्ध के शुरू होने के बाद काफी ज्यादा एग्रेसिव कंडीशन में थे, काफी उग्र स्थिति में थे, वो स्थिति धीमे धीमे परिवर्तित होने लगी। वो स्थिति धीमे धीमे परिवर्तित होने लगी। हिटलर और बाकी लोग प्रभावी हो गए। फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, ये सब, हॉलैंड, ये सब ढह चुके थे। युद्ध को 11 महीने बीत चुके थे। ब्रिटेन, जिसे ऐसा लगता था कि वो युद्ध यूं चुटकियों में निपटा देगा, वो अब दिन ब दिन फंसता और उलझता जा रहा था। अब समय था कि भारत को एक प्रस्ताव दिया जाए, एक ऐसा प्रस्ताव जिसके माध्यम से वो भारतीयों का समर्थन प्राप्त कर सके, एक ऐसा प्रस्ताव जो उनकी स्थिति को इस विश्व युद्ध में मजबूत करे, एक ऐसा प्रस्ताव जो भारतीयों की अपेक्षाओं को थोड़ा बहुत पूरा कर दे। और इसी उद्देश्य से वो प्रस्तुत करते हैं भारत के लिए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या था, इसमें क्या प्रावधान थे, ये किस प्रकार से भारतीयों के लिए और असंतोष का कारण बना, और इसने भारतीय राजनीति में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।